दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। और चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10वां ईंधन। इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। चलिए स्टार्ट करते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन कहते किसको है दोस्तों? ये एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। और ये जो है जलने पर कुछ ऊष्मा देते हैं। जलने पर क्या देते हैं? ऊष्मा। और ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे लिए कोई अच्छा सा उत्पाद बना के दें। उत्पाद बनाने का मतलब ये है जलने के बाद तो इसकी राख बनने वाली है, तो जरूरी नहीं है कि ये राख हमारे काम में आए या ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे जो लेनी है सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा लेनी है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हमें ऊर्जा देते हैं और जो जलते हैं वो ईंधन कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। तो फ्यूल वो पदार्थ होते हैं जो जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। हमें कोई भी आवश्यक उत्पाद नहीं चाहिए, अनावश्यक उत्पाद चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो उत्पाद बना है, जो जलने के बाद बना है, वो काम का हो। तो ये ईंधन कहलाते हैं। अब अच्छा ईंधन किसको बोलते हैं? क्या होता है अच्छा ईंधन? तो ईंधन वो अच्छा होता है जिसके अंदर ये कुछ गुण होने चाहिए, जैसे वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ऊष्मीय मान ज्यादा होना चाहिए। ऊष्मीय मान का मतलब ये होता है अगर उसका 1 ग्राम को मैं पूर्णतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो जितनी ऊर्जा मिलती है वो उसका होता है ऊष्मीय मान। तो ऊष्मीय मान ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसका 1 ग्राम वायु की उपस्थिति में जलाऊं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलनी चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बनना चाहिए। जितनी ईंधन की मात्रा है उससे ज्यादा पदार्थ अवशिष्ट नहीं बनना चाहिए, तो वो मेरा अच्छा ईंधन होगा। जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो जलने के बाद बहुत ही विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, बहुत ही विषैले पदार्थ छोड़ते हैं। इतने विषैले होते हैं कि उसको अगर हमने सांस के थ्रू अंदर ले भी लिया तो बहुत ही ज्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये अच्छे ईंधन की खास बात नहीं है। ये ईंधन की खास बात वही है कि वो जलने के बाद किसी भी तरह का कोई विषैला पदार्थ नहीं छोड़ता। और अगला है उसका जमाव या फिर उसका परिवहन आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही बड़ा हमारे पास ईंधन है कि उसको ले जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसका क्या हो, उसको हम आसानी से ले भी जा सकें, ऐसा ईंधन होना चाहिए। और उसका प्रज्वलन ताप, जिसको इग्निशियस टेम्परेचर बोलते हैं, वो निम्न होना चाहिए। निम्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि मैं ईंधन को जलाने लगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, बहुत ज्यादा टाइम लग जाए और ईंधन जलने पर भी नहीं आए। तो ऐसा ईंधन बेकार है हमारे लिए। जैसे लकड़ियां होती हैं, ये लकड़ियां अगर देखा जाए शुरुआत में आप इनको जलाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक अच्छे ईंधन की क्वालिटी नहीं है, ये अच्छे ईंधन की क्वालिटी नहीं है। और वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है बाद में, जो कि विषैला है हमारे वायुमंडल के लिए। तो इसका मतलब वो एक अच्छे ईंधन नहीं है। पेट्रोल ये एक अच्छे ईंधन की कैटेगरी में आता है। देखिए ये एकदम उपलब्ध भी हो जाता है और इसको आप जो है इजिली ले भी जा सकते हो कहीं पर भी, और इसके जलने के बाद जो है कोई विषैला पदार्थ भी नहीं बचता। तो ये एक अच्छे ईंधन की कैटेगरी में आता है। और सबसे अच्छी बात कि उसका जो प्रज्वलन ताप है वो निम्न होता है। प्रज्वलन ताप किसको कहते हैं ये डाउट होगा आपको, तो मैं बता देता हूं। प्रज्वलन ताप वो ताप होता है जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू कर दे। क्या कर दे? जलना शुरू कर दे। वो क्या होता है? प्रज्वलन ताप होता है। आगे देखते हैं ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। मैं बता चुका हूं, किसी भी ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो क्या होती है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ऊष्मीय मान होता है। और अगर अभी तक देखा जाए जितने फ्यूल हमारे इस धरती पर मौजूद है उसमें हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा अधिक होता है। और ये लेकिन ऊष्मीय मान सबसे अधिक होने के बाद ये इतना खतरनाक है कि इसको आप जो है इसका अगर आपने सेफ्टी नहीं की और सिलेंडर वगैरह में है या फिर सेफ्टी नहीं की तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, विस्फोट भी हो सकता है। तो इसका संरक्षित करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन हाइड्रोजन का उपयोग जो करते हैं हम रॉकेट में करते हैं ईंधन के रूप में। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि ऐसा कौन सा इसमें से ईंधन है जो भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो भविष्य के ईंधन के नाम से किसको जाना जाता है? हाइड्रोजन को। आगे देखते हैं
अपस्फोटन क्या होता है, नॉकिंग क्या होती है, अपस्फोटन ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां भी बताऊंगा। अपस्फोटन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे बाइक के अंदर एक इंजन होता है, बाइक के अंदर एक इंजन होता है, पिस्टन और इंजन लगी हुई होती है, ऐसी बड़े बड़े जनरेटर के अंदर भी इंजन होता है। जितने भी इंजन होते हैं, सबके इंजनों की बात कर रहा हूं, जितने भी इंजन होते हैं उन सबके अंदर क्या होता है, हवा का और तेल का मिश्रण जाता है। देखो हवा भी जाती है उसके अंदर, आपने देखा होगा, लघु होता है फिल्टर जो हवा को खींचता है, तो हवा और तेल का मिश्रण बन जाता है यहाँ, और वो जलता है। यहाँ पर जो है जलने के लिए दो तरह से जलता है, एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर देकर जलाते हैं उसको, और एक जलाते हैं उसको थोड़ा सा स्पार्क देकर। जो स्पार्क प्लग होता है वो जलाने के लिए ही होता है ईंधन को। तो अब क्या है, स्पार्क देकर भी जला सकते हैं और प्रेशर लगाकर भी, लेकिन इसके जलने का एक अवधि होती है, एक टाइम होता है कि किस टाइम पे ये ईंधन जलना चाहिए। अगर ये ईंधन अपने टाइम से पहले जलना स्टार्ट हो जाए तो ये पूरी तरह से हमें जो है मैकेनिकल एनर्जी नहीं देता। हम इंजन के थ्रू क्या चलाते हैं, अपना पहिया घुमाते हैं, पहिया हमारी गाड़ी को आगे खींचता है, तो पहिया मतलब मैकेनिकल एनर्जी, पहिए के अंदर जो आने वाली है वो मैकेनिकल एनर्जी आने वाली है। और जो यहाँ थी, तो ये हवा और तेल का मिक्सचर है, तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करने वाला है मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी अगर हमारा समय से पहले विस्फोटन हो गया, तो समय से पहले अगर ईंधन जल गया तो हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी जो चीज हमें चाहिए। हमें चाहिए कि पूरी की पूरी एनर्जी पूरी के पूरे कार्य में बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अपस्फोटन की वजह से, क्योंकि अपस्फोटन जो है इस ईंधन को पहले ही जलने दे रहा है। तो वो जो है, जो एनर्जी निकलती है वो कार्य में नहीं जा करके दीवारों से टकराती है। पिस्टन ये है, तो इसकी दीवारों से टकराने शुरू हो जाएगी। अब दीवारों से टकराएगी तो एक आवाज सी आएगी, तो ये घटना कहलाती है अपस्फोटन। इसको रोकने के लिए, अपस्फोटन को रोकने के लिए मैं बता चुका हूं, इसमें टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है अपस्फोटन को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखें। ये है टेट्राइथाइल लेड का, टेट्राइथाइल लेड, इथाइल टेट्रा लेड, ऐसा कह दीजिए। तो टेट्राइथाइल लेड जो होता है अपस्फोटन को कम करने के लिए होता है। और एक होता है ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या क्या होती है, इसको आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अपस्फोटन होता है ईंधन का पहले, वक्त से पहले जलना। अब इसको खत्म करने के लिए इसमें टेट्राइथाइल लेड भी डालते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, हर यौगिक का या फिर हर तेल का अपना अलग अलग ऑक्टेन नंबर होता है। जो हम फ्यूल यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, उन सबका अपना अलग अलग ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये ऑक्टेन नंबर जो है हर ईंधन की अपनी अलग अलग क्वालिटी को बताता है कि ये ईंधन कितने का है। ऑक्टेन संख्या 80 है तो ये ईंधन कैसा होगा, ऑक्टेन नंबर 90 है तो ये कैसा होगा, है ना, 85 है तो कैसा होगा। तो ये जो है ऑक्टेन संख्या जो है वो ईंधन की क्वालिटी को बताती है कि ईंधन कितना अच्छा है। और जितने अच्छी ऑक्टेन, जितना अच्छा ईंधन होगा तो उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, ऑक्टेन संख्या होगी। तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है ईंधन की क्वालिटी को व्यक्त किया जाता है। अब जितनी अधिक उसकी ऑक्टेन संख्या होगी उतना ही अच्छा ईंधन होगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर अपस्फोटन उतना ही कम होगा। अपस्फोटन किसकी वजह से होता है भाई, ऑक्टेन संख्या की वजह से होता है। और ऑक्टेन संख्या क्या होती है कि किसी भी ईंधन की क्वालिटी को बताती है कि ईंधन कैसा है, ईंधन कैसा है, क्या वो अपस्फोटन करने लायक है या नहीं। अगर ऑक्टेन संख्या कम होगी, 80 से कम होगी या फिर 70 से कम होगी, तो वो अपस्फोटन करने के चांसेस है, मतलब ईंधन अच्छा नहीं है। और ज्यादा होगी तो उतना ही अच्छा है। तो अपस्फोटन जो है बहुत बड़ा कारण है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑक्टेन संख्या को अपनी बढ़वाएं, ऐसा ईंधन यूज करें जो अपस्फोटन ना करे, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, ईंधन के प्रकार। पहले इसको रफ कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। ईंधन, तो फ्यूल के टाइप्स देख लेते हैं, कितने तरह के फ्यूल होते हैं, कितनी तरह के ईंधन होते हैं। तो ईंधन, ठोस ईंधन भी होते हैं, द्रव ईंधन भी होते हैं और गैसीय ईंधन भी होते हैं। ठोस ईंधन में जो आता है, कोयला एक ठोस ईंधन है, लकड़ी ये भी एक ठोस ईंधन है। और द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल, जितने भी आपको ऐसे पदार्थ हैं जो एकदम जलने लगे तो वो होता है द्रव ईंधन। और गैसीय ईंधन में हम जो यूज करते हैं, गैसें यूज करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस जिसका फॉर्मूला CH4 होता है,
और कोल गैस जो कोयले के द्वारा प्राप्त की जाती है, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण, और गोबर गैस ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होती है ये? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये गैस जो है हम यूज करते हैं गैसीय ईंधन के अंदर। तो ये गैस अच्छे से जलती हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई। अब कोल क्या होता है? कोल क्या होता है दोस्तों? कोल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना जो मैं क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो कोल की अपनी क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी का कोल होता है। एक तो होता है पीट, एक लिग्नाइट, एक बिटुमिनस और एक एंथ्रासाइड। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ऐसे याद कीजिएगा। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, PLBA, PLBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, PLBA। एक बार नाम याद कीजिए, PLBA, 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 PLBA। तो ये क्या? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। तो ये जो है क्वालिटी का बढ़ता हुआ क्रम है। क्वालिटी का, कोयले की क्वालिटी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे घटे कोयला कौन सा हो गया? पीट हो गया। यहां दिखाता हूं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होगा? बढ़ता हुआ क्रम तो ये है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा एंथ्रासाइड। और सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला जो होगा वो होगा पीट। तो पीट जो है इतनी बेकार क्वालिटी का कोयला है कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 50% रहती है, 50 से 60% रहती है, लेकिन एंथ्रासाइड के अंदर लगभग 85% कार्बन रहती है। 85% कार्बन रहती है। तो कार्बन ज्यादा होगी तो उतना ही अच्छा कोयला होगा ना। अरे भाई कोयला क्या है? अल्टीमेटली कार्बन ही है ना। तो कार्बन जितनी ज्यादा होगी तो वो उतना अच्छा कोयला माना जाएगा। तो जो एंथ्रासाइड है ये उच्चतम कोटि का कोयला है। क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि कोयला कौन सा सबसे अच्छा होता है? तो वो होता है एंथ्रासाइड। सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। इसके अंदर नमी भी बहुत ज्यादा होती है और 50 से 60% सिर्फ कोयला होता है। बाकी सारा ये जो इसके अंदर होता है वो इसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पीट के बारे में पढ़ते हैं। मैं बता चुका हूं 50 से 60% इसके अंदर कार्बन होता है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। तो ये अच्छा नहीं हुआ ईंधन। राख भी ज्यादा निकलती है और धुआं भी ज्यादा होता है। ये सबसे बेकार कोटि का कोयला होता है। और लिग्नाइट क्या होता है? कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। इसका रंग जो होता है ब्राउन कलर का, जो होता है ब्राउन कलर का, भूरे कलर का होता है। और जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है इसके अंदर भी। अब आगे देखते हैं बिटुमिनस के बारे में। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो बस ये याद, आपको यहां से एक पॉइंट मिल गया, मुलायम कोयला। मुलायम कोयला किसको बोलते हैं? बिटुमिनस को। बिटुमिनस को मुलायम कोयला ही बोलते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% तक होती है। लेकिन आपको एंथ्रासाइड चाहिए जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 85 या 85 से अधिक हो। सबसे अच्छा कोयला यही होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। द्रव ईंधन की बात करते हैं। लिक्विड फ्यूल की पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण है। आपने देखा होगा ये भी सब ये जो है जलते हैं, अच्छे से जलते हैं। और गैसीय ईंधन के उदाहरण कौन से हो गए? प्राकृतिक गैस हो गई, गोबर गैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई। प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, ये सारी की सारी क्या है? ये गैसीय ईंधन है। हाइड्रोजन भी गैसीय ईंधन है। अब प्राकृतिक गैस क्या होता है? इसका फॉर्मूला CH4 में बता चुका हूं अभी। मीथेन होता है। ये इसके अंदर कार्बन, तो प्राकृतिक गैस के अंदर कार्बन की जो अणु होते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो ये प्राकृतिक गैस है। ये पेट्रोलियम कुएं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं, जिसमें 80% मीथेन होता है। 80% मीथेन का फॉर्मूला ये बताया मैंने आपको। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। जो हम LPG यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं, वो कुछ नहीं, वो मीथेन है। वो प्राकृतिक गैस ही है, लेकिन उसको हमने इतना प्रेशर दे दिया सिलेंडर के अंदर कि वो द्रवित अवस्था में पहुंच चुकी है। और प्रेशर जैसे ही कम करते हैं, देखो बहुत तेजी से निकलती है ना। तो ये हम घरों में यूज करते हैं LPG, प्राकृतिक गैस को यूज करते हैं। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लें भाई, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। देखो एक्चुअल में CH4 जो होती है मीथेन,
जो सिलेंडर के अंदर होती है गैस, ये जो होती है इसका कोई भी स्मेल नहीं होता। मतलब क्या है, ये गंधहीन होती है, इसके अंदर से गंध नहीं आती, इसके अंदर से गंध नहीं आती। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास मीथेन भी रखी है, मतलब प्राकृतिक गैस रही है। तो फिर पता कैसे लगाएंगे कि हमारे ये प्राकृतिक गैस है यहाँ पर? तो उसके अंदर क्या करते हैं, पहले से ही प्राकृतिक गैस के अंदर हम मिथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं। ये सल्फर का एक यौगिक होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि हम सल्फर के किस यौगिक को लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर मिलाते हैं, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर सल्फर का कौन सा यौगिक मिला हुआ होता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर उसकी स्मेल का पता लगाने के लिए जो इसके अंदर पदार्थ डालते हैं उसके अंदर कौन सा तत्व होता है। तो जवाब इन सबका यही है, सल्फर होता है। मिथाइल CH3S, तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। तो CH3S कुछ इसी तरह का फॉर्मूला होता है, CH3NS। तो ये हो गया मिथाइल मरकैप्टन। तो मिथाइल मरकैप्टन जो है S सल्फर का यौगिक है, इसे डाल देते हैं। सल्फर के अंदर सड़े हुए अंडे जैसी खुशबू होती है, बदबू होती है, तो वो क्या होता है, निकलती है। वो निकलती है तो उससे पता लग जाता है कि हाँ रिसाव हो रहा है गैस का। अगर ये नहीं डालेंगे तो पता नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी कि गैस रिस भी रही है या नहीं। आगे देखते हैं गोबर गैस के बारे में। गोबर गैस के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, इसको बायोगैस भी बोलते हैं। गोबर गैस क्या होती है, बायोगैस भी होती है। गीले गोबर जो कि पशुओं का मल होता है, उसको सड़ने देते हैं। जब उसको सड़ने देते हैं तो उसके अंदर से ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, उससे गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, जो वायु की उपस्थिति में बड़े ही प्यार से जलने लगती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है कि आप गोबर लेते हैं, गोबर गैस को एक टैंक के अंदर डाल देते हैं, टैंक होता है, वहां से गैस निकलने स्टार्ट हो जाती है ऊपर को, उसके अंदर कुछ केमिकल डाल देते हैं, इस गैस को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि हम घरेलू उपचारों में इसका यूज करते हैं, घरेलू कामों में इसका यूज करते हैं जलाने में। और जो बचा हुआ पदार्थ है वो एक खाद का रूप ले लेता है और इस खाद को हम खेतों में डाल देते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए। अब अगला आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर, मतलब लाल तप्त कोक है, आपके पास कार्बन है, बहुत ही गर्म कार्बन है, उस कार्बन पर जब आप वायु प्रवाहित करेंगे तो आपको प्रोड्यूसर गैस मिल जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ईंधन का काम करता है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन पाई जाती है। मैंने आपको प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है N2+CO। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, ये नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बनती है प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड कोक से बना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से बन गई ये। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो ईंधन की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर 70% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। आगे देखते हैं, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहता है, तो इनको आपको याद रखना है। इसका ऊष्मीयमान बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है, 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम से लगभग 1750 किलो कैलोरी आपको मिलने वाली है। लगभग 1750 किलो कैलोरी इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज है। इतनी मिलेगी प्रोड्यूसर गैस को, अगर 1 किलो प्रोड्यूसर गैस जला दी तो इतनी ज्यादा कैलोरी मिल जाएगी। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में कहाँ उपयोग होता है इसका उपयोग होता है इस्पात, जो स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो वहां पर आपको प्रोड्यूसर गैस जलानी पड़ती है क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोड्यूसर गैस जलाकर वहां जो है हम जो है हीट बनाते हैं, हीट से बहुत सारे काम करते हैं इंडस्ट्री के। आगे देखते हैं वाटर गैस के बारे में। तो जल गैस के बारे में दे रखा। वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को बोलते हैं वो जल गैस। तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम अगर आप जल गैस जलाओगे तो 2800 किलो कैलोरी मिलने वाली है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक का काम करता है। अपचायक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, जो दूसरे का अपचयन करते हैं, अपना क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं।
तो ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये है जल गैस। जल गैस का फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर को, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और प्रोड्यूसर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो दोनों में ही फर्क रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट आता है कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? कोल मतलब कोयले के लिए यूज किया गया कोयला। तो क्या होता है जब कोयले को भंजक आसवन, तो कोयले का एक भंजक आसवन किया जाता है, बहुत ही ज्यादा तापमान तक इसे गर्म किया जाता है। भंजक आसवन किया जाता है तो ये रंगहीन गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ही खतरनाक वाली तीक्ष्ण गंध वाली होती है। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें हाइड्रोजन रहता है 54% और मीथेन रहता है इसके अंदर 35% और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है इसके अंदर 5%। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आप लीजिए मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होती है कोल गैस। कोल गैस किस किस का मिश्रण होती है? मीथेन प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होती है कोल गैस। एक बार और समझ लीजिए कोल गैस कहते किसको है। तो कोल गैस को सबसे पहले तो भंजक आसवन से बनाएंगे। तो भंजक आसवन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जब कोल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो बहुत खतरनाक विषैली गैस निकलती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन होती है 54%, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है और मीथेन होती है और थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो मीथेन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बनती है और ये बनने के बाद ये वायु की उपस्थिति में आकर बहुत ही भयंकर विस्फोट करती है। तो ये गैस है कोल गैस। अब कोल गैस के बारे में इतना पढ़ लिया आपने। कोल गैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई, वाटर गैस हो गई। ये आपको इनके फॉर्मूले भी याद रखने और इनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की पाई जाती है आपको वो भी याद रखना है। एक खास बात और, जितने भी ऊष्मीयमान होते हैं वो हर ईंधन की अलग अलग प्रॉपर्टी को दर्शा देते हैं। जिस ईंधन का ऊष्मीयमान ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ईंधन होगा। अब इसमें एक आता है पावर अल्कोहल टर्म। तो पावर अल्कोहल किसको बोलते हैं? जब अल्कोहल को, अब अल्कोहल भी कई तरह के होते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है, तो पेट्रोल के अंदर मैं आपको कार्बन परमाणु की संख्या बता चुका हूं। कार्बन परमाणु कार्बन 5 से लेकर 10 तक रहते हैं। तो जब अल्कोहल के अंदर कार्बन परमाणु या फिर पेट्रोल मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। तो ये एक वैकल्पिक स्रोत है। अगर आपके पास पेट्रोल कम है तो आपके पास शराब है तो आप अपने पेट्रोल में मिला के अपनी बाइक को चला सकते हैं। ये पावर अल्कोहल कहलाता है। तो ये एक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, क्योंकि अल्कोहल भी जलता है और पेट्रोल भी जलता है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है वो भी जलता है। अब अगला आता है सिगरेट। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। तो ब्यूटेन का प्रयोग हमें रटना नहीं है, क्योंकि सिगरेट के अंदर क्या होती है? एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन, ये सब होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इन सब का यूज करते हैं। तो यहाँ ब्यूटेन दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटेन का प्रयोग होता है सिगरेट के अंदर। एलपीजी गैस के अंदर मुख्यतः जो पाई जाती है CH4 पाई जाती है। तो यहाँ CH4 अगर ऑप्शन होता तो भी गलत नहीं होता। सिगरेट के अंदर CH4 का यूज करते हैं, बिल्कुल बेशक करते हैं। ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रोपेन का करते हैं, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। तो यह है दोस्तों पूरा ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 10 फ्यूल के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें प्लीज, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।